नमस्कार दर्शकों, आज फिर हम उपस्थित हैं साक्षी हैं शब्द कार्यक्रम के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती विभा रानी श्रीवास्तव जी। नमस्कार। विभा रानी जी के बारे में मैं बहुत चंद शब्दों में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये खुद अपने बारे में ज़्यादा कहें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। विभा रानी जी, अब कहना चाहिए इस उम्र में, मैं कैसे कहूँ कि इस उम्र में, लेकिन विभा जी बहुत ही सक्रिय हैं। यहाँ स्थानीय ही नहीं बल्कि देश में चारों तरफ घूम घूम के ये साहित्यिक कार्यक्रम और आयोजन करती रही हैं। इनकी एक संस्था है लेख्य मंजूषा, इसमें बहुत सारे साहित्यकार इससे जुड़े हुए हैं और समय समय पर पटना में जब ये होती हैं तो नियमित कार्यक्रम इसके हुआ करते हैं, और पटना के बाहर होती हैं तब भी यहाँ नियमित कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि इनकी जो पूरी टीम है वो इस संस्था को संभाले रखती है कि अगर ये उपस्थित यहाँ नहीं भी हैं तो भी कार्यक्रम कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। इसके अलावा पत्रिका निकालती हैं, खुद एक बहुत अच्छी लघु कथाकार हैं, कवयित्री हैं। और क्या कहूँ मैं, विभा जी बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस मंच पर। धन्यवाद आपका। मैं, जैसा आपने कहा संस्था के बारे में, तो लेख मंजूषा समाज और साहित्य के प्रति जागरूक करती संस्था है। इसकी स्थापना हम लोगों ने की, लेकिन इसके पहले सुप्रभात मंच एक एनजीओ है आपका दिल्ली का, जिसको सुरेश पाल वर्मा जी चलाते हैं। सुरेश पाल वर्मा जी वर्ण पिरामिड लिखा करते थे। अच्छा। तो उनकी इजाद की हुई विधा है वर्ण पिरामिड। तो मैं हाइकू का लिखा करती थी, तो उनको लगता था कि हाइकू छोड़ के ये वर्ण पिरामिड लिखें। वर्ण पिरामिड, मेरा हाइकू लिखना मेरा अपनी रुचि है, लेकिन वर्ण पिरामिड उन्होंने जब कहा तो मैंने उसको शुरुआत की। और शुरुआत करने के साथ हमारे पूरे देश से करीब हम लोग 51 प्रतिभागी वर्ण पिरामिड लिखना शुरू किए। और वर्ण पिरामिड की किताब लाने की प्रक्रिया जब चालू हुई तो हम लोग को एक संस्था की जरूरत पड़ी कि उसका लोकार्पण हो। उस समय मैं एक पूरी तरह से गृहिणी थी, घरेलू महिला। ये कितने कब की बात होगी, किस साल की? आपको 2014-2015 की बात है। अच्छा जी। 2014 में उन्होंने मुझको वर्ण पिरामिड के बारे में बताया था जी। और हम लोग लिखना शुरू किए थे 2015 में। और 2016 में पुस्तक का लोकार्पण था। इस बीच हुआ कि ठीक है, किताब हम लोग दिल्ली जाके लोकार्पण कर लेंगे। लेकिन 2015 के 15 नवंबर को ही मेरे पति का कार एक्सीडेंट में चोट लग जाती है और वो पूरी तरह से घर में हो जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं। तो बेड रिडन तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा। है, लेकिन हाँ, हाथ पे प्लास्टर, पैर पर पट्टी, तो मूवमेंट में। और चूंकि हम लोग बहुत सालों से केवल हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं, पति पत्नी दोनों, तो मेरा बाहर जाना थोड़ा कठिन हो गया। तो हुआ कि इसके लिए पटना ही में लोकार्पण किया जाए। तो लोकार्पण उस समय 2015 तक मुझे पटना की किसी भी संस्था की जानकारी नहीं थी। तो फिर हुआ कि कैसे होगा। तो एक दिन सुबह में जब मेरी आँख खुली और मैं फेसबुक पर गई तो देखा उन्होंने सुप्रभात मंच की बिहार शाखा इकाई करके और मुझे अध्यक्ष घोषित करते हुए संस्था की घोषणा हो गई, सुप्रभात मंच की बिहार इकाई। और आप समझ सकते हैं कि जिसको कभी चौखट के बाहर साहित्यिक दुनिया में कभी जाना नहीं हुआ, एक साहित्यिक संस्था चलाना, उनको भी नहीं उम्मीद होगा कि शायद ये संस्था चलेगी। बस एक औपचारिकता, बस किताब लोकार्पण और संस्था बंद, उसके बाद। लेकिन संयोग कहिए कि संस्था अच्छा काम करने लगी। और 26 जून 2016 को संस्था की स्थापना हुई थी और हम लोग काम करना शुरू किए। और काम इतना तेजी से किए कि हम लोग जून से जुलाई सितंबर तक आते आते हम लोग एक पत्रिका निकालने लगे। लेकिन उस समय पहली जो पत्रिका निकली वो 16 पृष्ठ की ही थी। अच्छा। तो 16 पृष्ठ की पत्रिका निकली
अक्टूबर में हम लोग उनसे संपर्क किए कि आप हम लोगों को दिसंबर में जो लोकार्पण करना है तो बैनर होगा, और बाहर से हम लोग कुछ विज्ञापन लाए पत्रिका के लिए, और पत्रिका 16 पृष्ठ के 32 पृष्ठ कर ले, और कुछ विज्ञापन ऐड देते हुए हम लोग पत्रिका निकाले। तो हम लोगों को चाहिए उसके लिए लेटर हेड और लोगो, बिल्कुल बैनर बनाने के लिए, पत्रिका ऐड लेने के लिए, और खाता अकाउंट नंबर चाहिए, क्योंकि कोई भी विज्ञापन अगर मिलता है तो हम लोग को संस्था के अकाउंट में ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, निजी किसी के खाते में संस्था में, जी हाँ जी। किसी के खाते में जाएगा नहीं। 4 दिसंबर को जो कार्यक्रम था, उसी 4 दिसंबर में हम लोगों ने लेख मंजूसा घोषणा 2016 में 2016 में। वाह। तो हमारे पास से वो 6 महीने का जो हमारा काम है, हाँ, वो हम लोगों ने अपने काम से काट निकाला, कर लिया। उसकी चर्चा फिर अब हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं बताने के लिए आधार तो वही है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, ये विभा रानी जी, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं जी, क्योंकि संस्थाओं के साथ अक्सर होता है, क्योंकि संस्थाएं कुछ समय चलती हैं, फिर अन्य कारणों से वो फिर गतिविधियां खत्म हो जाती हैं, उनके सदस्य इधर उधर हो जाते हैं, संस्था बंद हो जाती है। लेकिन आप इतने सालों से 8 साल हो गए आपको, 9 साल, और वहां से आप सफलतापूर्वक इस संस्था का संचालन करिए, उसके पीछे शक्ति क्या है? सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, ये तो मोदी जी का कहा हुआ है। लेकिन आप संस्था हो, परिवार हो, समाज हो, अकेले आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं जी, ना। जी। अगर हम कहीं बीड़ा उठाते हैं, कुछ करते हैं, तो जब तक अगर 2-4 लोगों का साथ नहीं मिलता है तो हम उसको सामाजिक चीज को कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं, परिवार नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल। परिवार के लिए भी इकाई बना हुआ है, पति पत्नी अगर 2 है, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तब परिवार है। उसी तरह समाज में जब साथ है तो कम से कम 7 लोगों, तो ऐसे ही संविधान है कि कम से कम 7 तो पंजीयन में होने चाहिए। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सब साथ होते हैं, साथ चलते हैं, तो संस्था भी चलती है, या कोई भी परिवार की इकाई, समाज, सब। लेकिन इसमें दुश्वारियां क्या आती हैं, कठिनाइयां क्या आती हैं, अब तक क्या आई हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। दुश्वारियां कठिनाइयां के बारे में जहां तक मैं कहूं तो मुझे अभी तक 9 साल का अनुभव हो गया जी। 26 जून से अब 2025 ऐसी कोई बाधाएं नजर नहीं आई हैं, क्योंकि शुरू से ही जो मैंने अनुशासन शुरू किया, जो दिशा निर्देश तय किया, वो लगभग अभी तक चल रहे हैं। और जो अभी तक चल रहे हैं तो उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम कठिनाई तब महसूस करते हैं जब हम अपना दायरा बढ़ाते हैं, चादर से बाहर जब पांव डालते हैं तब हमें कठिनाइयां ज्यादा आती हैं। लेकिन अगर हम अनुशासन के अंदर काम करें तो मुझे नहीं लगती कि कोई कठिनाइयां आती हैं। अच्छा, आप तो संस्था की तरफ से कई बार आप टूर पे लेके गई, बाहर भ्रमण के लिए टीम को लेके गई, कभी 10, 20, 50 जितने भी लोग रहे, कुछ अलग अलग। आप नेपाल भी गई, आप कई जगहों पे गई, देश में तो कई जगह आप गई, और स्थानीय भी आप अगर देखें तो बिहार में भी कई जगह भ्रमण के लिए गई। तो ये कैसे सूझा कि भ्रमण के लिए भी जाना चाहिए? भ्रमण के लिए 2 फायदे हैं। एक तो आपको लेखन के लिए कुछ सामग्री मिल जाती है, मुद्दे मिलते हैं, विषय मिलते हैं। आप एक ही जगह रहते रहते, एक ही विषय में रहते उबने लगते हैं। हाँ। थोड़ा सा बदलाव के लिए आपको घर से बाहर ही निकलना पड़ता है। तो घर से जब हम बाहर निकलते हैं कुछ बदलाव के लिए, तो उसी क्रम में अगर बढ़ाते हुए चलिए तो हम शहर से बाहर निकलते हैं, राज्य से बाहर निकलते हैं, तो फिर देश से बाहर निकलते हैं। तो जितना मिलते हैं तो जितना सुविधा हो सकता है। जैसे अभी हम लोग, अभी मैंने जैसे बता रही थी कि अभी हम लोग का जोधपुर जाने का प्रोग्राम है। अच्छा, मैं तो ये जान रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि आप कितनी मुश्किलों से भी और कितनी कठिनाइयों में रह के भी संस्था की गतिविधियां आप संचालित कर रही हैं, और संस्था के जो कार्य होते हैं, बहुत सारे पत्रिका निकालती हैं आप। ये पत्रिका कब से आप प्रकाशित कर रही हैं? पत्रिका हमने पहले ही बता दिया कि उसी साल सितंबर से 16 पृष्ठ की हमने की। उसके बाद हम 16-32 आपने किया, 16
पृष्ठ की पत्रिका पहली गोष्ठी में जून में हमारे लेख मंजूषा की स्थापना हुई। जून के बाद हम लोगों ने वही तय किया कि हम लोग त्रैमासिक जो नियमावली बनी उसमें हुआ कि मासिक गोष्ठी और त्रैमासिक कार्यक्रम। गोष्ठी का मतलब होता है लिखना पढ़ना सीखना, और कार्यक्रम का मतलब होता है जो लिखे पढ़े सीखे उसको प्रस्तुत करना। तो हम लोग जो लिखते पढ़ते हैं तो इस गोष्ठी के कारण या कहिए इस संस्था बनने का आधार ही था नवोदित कलम को प्रचारित करना और उनके लिए पत्रिका निकालना ताकि वो उनकी रचनाएं प्रकाशित हो सके, क्योंकि जितनी चिर परिचित पत्रिकाएं हैं वो वरिष्ठ लोगों के लिए ही खेमेबाजी है। नवोदित को कोई प्रकाशित करना नहीं चाहता। तो मेरी जो रुचि थी नवोदित के साथ ही, जिसके कारण ही वो वर्ण पिरामिड मेरे हाथों में आई, और वर्ण पिरामिड की रचना जब हम लोगों ने लिखा तो वो नवोदित का ही साथ था। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि नवोदित के लिए आपने नवोदित का मतलब उम्र से नहीं, हाँ बिल्कुल, कलम से जब शुरुआत जिसकी बाद में हुई, देर से हुई, उसको सामने लाने पत्रिका हम लोग सितंबर में 16 पृष्ठ और दिसंबर में 32 पृष्ठ, 32 बहुत दिनों तक, हमको लगता है 2-3 वर्ष तक 32 पृष्ठ चली, लेकिन उसके बाद उसको क्रमबद्ध के आज के दिनों में 112 पृष्ठ की। वाह, तो बहुत प्रगति हुई है पत्रिका के क्षेत्र में। हाँ, तो विभा जी, ये पत्रिका अभी भी निकल रही है और बहुत सफलतापूर्वक निकल रही है। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पत्रिकाओं के साथ भी ये होता है कि पत्रिकाएं अक्सर कुछ दूर चलती हैं, अच्छी पत्रिकाएं हमारे यहाँ बंद हो गई। ये जो आपने विधाओं की बात की कि वर्ण पिरामिड से शुरुआत की, बहुत लोग हाइकू लिख रहे हैं, अब त्रिवेणी आ गई है, कुछ लोग क्षणिकाएं लिख रहे हैं, लघु कथा तो अपने आप में 20 साल से ऊपर इसकी हो गए। ये अलग अलग जो विधाएं हैं वो उसमें लिखने में क्या संतोष आता है, क्योंकि आपने लगभग सभी विधाओं में लिखा है, तो क्या संतोष मिलता है उन विधाओं में लिखने में? क्या ये लगता है कि हम इस अपनी बात को इसी विधा में हम पूरी कर सकते हैं? नहीं, लिखने के बाद तय होते कि किस विधा में गई। अच्छा, लिखने के पहले किसी रचना को आप निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं, पहले से तो हम तय करते हैं ना कि हमें इस विषय को हमें कहानी में लिखना है, उपन्यास में लिखना है या कविता में लिखना है, पहले तो ये तय करते हैं। कहानी और उपन्यास पर मैं उदाहरण देना चाहूंगी। एक लघु कथा के प्रसिद्ध नाम है मधुदीप गुप्ता जी। वे उपन्यासकार थे जी। उपन्यासी लिखने के लिए वो कुछ अल्प विराम के बाद बैठे तो एक जो कहना चाहते थे वो एक पन्ने में सिमट गई। उपन्यास वो नहीं लिख पाए। तो फिर वो अपने परिचितों को दिखाए तो उन लोगों ने कहा कि अरे ये तो लघु कथा हो गई। और उसके बाद उस दिन से उन्होंने उपन्यास लिखना छोड़ के लघु कथा के क्षेत्र में आए और अपना तन मन धन जो इतनी राशि उनके पास थी सारी राशि को उन्होंने लघु कथा क्षेत्र में काम करने में निकाल दिया। तो हम जो भी लिखते हैं, जैसे कल मैं रात में एक त्रिवेणी लिखने का कोशिश कर रही थी और वो हाइकू से बात आगे बढ़ी ही नहीं। तो फिर हाइकू ही बात रह गई, त्रिवेणी नहीं। वही मेरे कहने का आशय ही था कि जिस विषय में आप विषय पहले सामने आता है, कोई कथ्य सामने आता है और फिर आप सोचते हैं कि इसको हम कहानी में लिखें, लेकिन कई बार वो कहानी तक नहीं पहुंच पाती, जैसा कि आपने उदाहरण दिया कि वो लघु कथा तक सिमट के रह जाती है। या कई बार हम सोचते हैं कि इसको हम किसी और विधा में लिखेंगे लेकिन वो किसी और विधा में चली जाती है। तो जो लोग विधा में लिखते हैं, जो लोग दृढ़ प्रतीक है नहीं हम ये विधा नहीं अपनाएंगे, हम इसी में लिखेंगे, तो शायद उनके साथ ऐसी बात नहीं होती। हो सकता है वो जो भी लिखना चाहते होंगे वही लिखेंगे। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? लघु कथा से हुई या कविता से हुई? आमतौर से जो भी लिखने वाले होते हैं उनकी शुरुआत कविता से होती है। नहीं, मेरी शुरुआत हाइकू से हुई। हाँ, मतलब कविता की ही एक विधा है। हाइकू कहें, हाइकू से मेरी लघु कथा मतलब हाइकू शुरू करने के पहले लघु कथा में लिखती थी। अच्छा। लेकिन लघु कथा है ये मुझे जानकारी नहीं थी। अच्छा। सच बात ये है जी कि 2012 में मुझे हाइकू की जानकारी हुई और 2012 के पहले मुझे लिखने में मतलब अपनी बातें निबंध टाइप की या जो भी मन में आया डायरी में लिख लिए जी, वो उस तरह का लेखन होता था। लेकिन विधाओं में मैं 2012 से कहिए कि 2012 से विधाओं में
आई। एक आध हाइकू आपको याद है अपनी? हाइकू क्यों सुनना है? नहीं, कुछ भी आप जब सामने हैं कैमरे के तो कुछ भी आप सुना सकती हैं जो आपको याद हो। बातें करनी हम लोगों ने बहुत देर से, और अब लगता है कि कुछ सुनना सुनाना भी ज़रूरी है, तो आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। माँ की कॉपी में नानी की लिखी चिट्ठी, होड़ में पेंगे, वाह। तारे गिनना कानों में बारंबार लोरी की धुन। वाह। दो हाइकू बोले तो दो सुना दिए। ये हाइकू 5-7-5 में लिखी जाती है ना, मीटर जो जापानी हाइकू है। तो 5-7-5 जी, 17 वर्णों की रचना, जी जी, अनुभव की अभिव्यक्ति है जो बीम में कही जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक समय में हाइकू काफ़ी प्रचलन में था, अब भी यदा कदा आप लिखती हैं और भी कुछ लोग लिखते हैं हाइकू, लेकिन धीरे धीरे अब नई विधाएं आ गई हैं, त्रिवेणी आ गई है, क्षणिकाएँ आ गई हैं, तो लोग त्रिवेणी और क्षणिकाओं में लिख रहे हैं। त्रिवेणी में आपने अभी बताया कि आपने अभी रचना शुरू की कि नहीं त्रिवेणी में? हाँ, अभी लेख मंजूषा में कक्षाएं चल रही है त्रिवेणी की। अच्छा। गुलजार की बनाई विधा है। हाँ। करीब 50 साल से ज्यादा उस समय निकल गया गुलजार को ही बनाए हुए। ये विधाएं सब इजाद होती हैं हाइकू के ही विरोध में या उसके समकालीन के लिए। त्रिवेणी भी वो 3 पंक्तियों की रचना है। नहीं, किसी के विरोध में नहीं होती है विधाएं, तो अपना स्वरूप ढूंढ लेती हैं। नहीं, विरोध की बात मेरा ये मतलब कि हम वो हाइकू नहीं जिनको पसंद आता है, हाँ, लेकिन हाइकू की तरह ही करना है। जैसे वर्ण पिरामिड, तो पूरी तरह से एक बात कही जा सकती है कि वो हाइकू का ही। कुछ लोगों को ये लगता है कि हाइकू जापान की आयातित विधा है, इसलिए हमको हाइकू नहीं लिखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि मैं इस क्षेत्र में स्वच्छंदतावाद के दौर में सोनेट लिखे गए। सोनेट अपने यहाँ की विधा नहीं है, तभी यहाँ के लोगों ने सोनेट लिखा, सप्तक के कवियों ने सोनेट लिखा। तो ये नहीं है, मूल है कि कोई भी नई विधा आती है तो उसको लोग अपनाना चाहते हैं कि नए तरह से उन्हें लगता है कि उसको लिखें वो, और अपने ढंग से उसमें अपनी महारत हासिल करें। तो इतनी सी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक त्रिवेणी की कक्षाएं चला रही हैं और सिखा रही हैं लिखने वालों को कैसे लिखनी चाहिए त्रिवेणी। एक लघु कथा तो आपकी सुनना चाहेंगे? लघु कथा आपकी पुस्तक यहाँ है, पुस्तक से आप चाहें तो। थोड़े की जरूरत, विकलांगता केंद्रित लघु कथाएं हैं। ये तो संपादन आप ही का है? जी, संपादन ये पुस्तक, ये तो आपके द्वारा संपादित पुस्तक है जी। बहुत सारी लघु कथाओं में योजनाएं बनती है ना, तो 2 साल पहले 2022 में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अच्छा। उसमें जिन लोगों ने अपनी रचनाएं भेजी, तो उन रचनाओं को बाद में मैं पुस्तक में ला देती हूँ। लेखन मंजूषा में साल में करीब 2-3 पुस्तक आ जाती हैं, बहुत बढ़िया, पत्रिका के साथ। शीर्षक है बदलते पल का न्याय। बदलते पल का न्याय जी। यह यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्किंसंस ग्रसित मरीज को व्हीलचेयर पर ठीक से बैठाते हुए नर्स से सवाल करती महिला बेहद क्रोधित नजर आ रही थी। जब तक नर्स कुछ जवाब देती, वो महिला प्रबंधक के कमरे की ओर बढ़ती नजर आई। मैं बाहर क्या देख कर आ रही हूँ, यहाँ वे क्या कर रहे हैं? महिला प्रबंधक से सवाल करने में भी उस आगंतुक महिला का स्वर तीखा ही था। तुम क्या देख कर आई हो? किनके बारे में पूछ रही हो? थोड़ा धैर्य से धीमी आवाज में भी पूछ सकती हो ना संगी? संगी, मैं संगी, और मुझे ही इतनी बड़ी बात का पता नहीं? तुम मुझसे बातें छिपाने लगी हो। इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं। उनके यहाँ भर्ती होने के बाद तुमसे आज भेंट हुई है। उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जब वे यहाँ लाए गए तो समय नहीं निकाल पाई तुम्हें फोन कर पाऊं। यहाँ उन्हें भर्ती ही क्यों की? यह वही है ना, लगभग 18-19 साल पहले तुम्हें तुम्हारे विकलांग बेटे के साथ अपने घर से भादों की बरसती अंधियारी रात में निकल जाने को कहा था। डॉक्टरों की गलती से तुम्हारे बेटे के शरीर को नुकसान पहुंचा था, तथा डॉक्टरों के कथनानुसार आयु लगभग 20-22 साल ही थी तो था, जो 18 साल। आगंतुक संगी की बातों को सुनकर प्रबंधक संगी अतीत की काली रात के भंवर में डूबने लगती है। तुम्हें इस मिट्टी के लोदे
और मुझ में से किसी एक को चयन करना होगा, अभी और इसी वक्त। इस अंधेरी रात में हम इसे दूर कहीं छोड़ आ सकते हैं। इसे देखकर मुझे घृणा होने लगती है। पिता होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? माता पार्वती के जिद पर पिता महादेव हाथी का सर पुत्र गणेश को लगाकर जीवित करते हैं और आज भूलोक में प्रथम पूज्य माने जाते हैं गणेश। आज हम गणपति स्थापना भी कर चुके हैं। मैं तुमसे कोई दलील नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा निर्णय जानना है। तब मैं आज केवल माँ हूँ। मैडम, गणपति स्थापना की तैयारी हो चुकी है, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिचारिका की आवाज पर प्रबंधक संगी की तंद्रा भंग होती है। हम बेसहारों के लिए ही नया अस्पताल संग आश्रय बनवाए हैं संगी? क्या प्रगति प्रदत्त वस्तुएं दोस्त दुश्मन का भेद करती हैं? चलो ना देखो, इस बार हम फिटकरी के गणपति की स्थापना करने जा रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। विभा जी, अब समय हमारा समाप्त होने को है, लेकिन चलने से पहले एक बात ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतना सारा काम कर कैसे लेती हैं, घर के काम के साथ साथ? घर का काम जो है उसमें एक सहायिका है जो झाड़ू पोछा करती है, बाकी सारा काम मैं खुद करती हूँ। खाना बनाना, वो काम कम नहीं है, बड़ा वो भी काम बड़ा है। तो वो काम तो सभी महिलाएं करती हैं जी। आजकल तो पुरुष भी करने लगे हैं, अपना काम सबको ही करता है। मैं भी करता हूँ। हाँ, सभी करते हैं, सब करना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी करना चाहिए, करते ही है। इसलिए से मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ अतिरिक्त काम कर रही हूँ। और जहाँ तक इसको करने का है तो इच्छा शक्ति, बिल्कुल, तो इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए है, तो लेकिन समय तो उतना ही है आपके पास। तो सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। 24 घंटे भी नहीं मिलते, 16 घंटे 15 घंटे ही मिलते हैं। बाकी तो 6 घंटे 7 घंटे सोने में निकल जाते हैं। लेकिन 15-16 घंटों में आप संस्था भी चलाती हैं, आप इधर उधर जाती भी हैं, भ्रमण के लिए भी निकलती हैं, लोगों को इकट्ठा करती हैं, सेमिनार करती हैं, पत्रिका निकालती हैं, किताबें निकालती हैं, और इससे बढ़ के आप लघु कथा, स्वयं एक लेखिका हैं, आप लिखती भी हैं और सभी विधाओं में लिखती हैं। इसलिए इतना सारा कुछ उस सीमित समय में करना मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है। और लेकिन आप करती हैं, इसके लिए आपको साधुवाद और बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं कि इसी तरह से आपकी ऊर्जा बरकरार रहे और आपकी ऊर्जा से हम लोग प्रेरणा ले करके और कुछ और जीवन में इसी तरह से करें तो बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप यहाँ हमारे समक्ष आए और इतना आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।